हेलो एंड वेलकम एक बार फिर से आप सभी का विजय एजुकेशन के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए सबसे इंफॉर्मेटिव जो न्यूज़ है वो न्यूज़ रहने वाली है। और अपने जितने भी यूपी के अंदर उत्तर प्रदेश की जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता जिसको अपन बोल रहे हैं, किसकी ध्यान रखना, फीमेल जो हेल्थ वर्कर है, क्या नाम है ध्यान रखना, जिसको अपन एएनएम बोलो, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता बोलो या फीमेल हेल्थ वर्कर बोलो, उसकी जो वैकेंसी है 2024 की वह वैकेंसी आ चुकी है। और यदि अपन बात करें कि सर इस वैकेंसी के अंदर क्या रहने वाला है, कैसी वैकेंसी है, इसका सिलेबस है वो सिलेबस क्या होगा, किस तरीके से हम पढ़ेंगे, तब जाके हमारा जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि वैकेंसी, उस वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है और अब आपका आगे जल्द ही जो एग्जाम है वो हो जाएगा। तो इसलिए उस एग्जाम से पहले आप सभी को अच्छी तरीके से जो प्रिपरेशन है वो प्रिपरेशन करना जरूरी है। ठीक बात है। और आज अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं, वैसे बाकी सारी चीजें तो आपने पता कर ली कि सर इसकी क्या योग्यता है, कब फॉर्म भरे जाएंगे, ये इसका एग्जाम कब होगा टेंटेटिव, वो सारी बातें तो आपने पहले ही आपने डिस्कस कर ली। लेकिन आज जो अपन डिस्कस है वो डिस्कस करने वाले हैं किसके लिए, तो यहाँ पे यदि मैं बात करूं, किसकी ध्यान रखना, यहाँ पे यदि मैं बात करूँ कि सर इसके अंदर क्या क्या जो चीजें हैं वो यहाँ पे रहने वाली है, इसका जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या है। आप सभी को पता है ये विज्ञप्ति है जो 2024 की है, जिसमें जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता या जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की जो मुख्य परीक्षा उसकी बात हो रही है, ध्यान रखना। और यहाँ पे देखो जो विज्ञापन है उसकी जो डेट भी दे रखी है, उसके बाद ऑनलाइन आवेदन की जो डेट है वो भी दे रखी है, और उसके बाद ध्यान रखना यहाँ पे, और उसके बाद देखा संशोधन तिथि भी यहाँ पे दे रखी है। क्लियर चीज है। मतलब कुल मिला के बात यह है कि भैया आपको यहाँ देख लो कि दिसंबर तक, 2024 दिसंबर तक आपका सारा काम है वो काम कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद है वो एग्जाम होगा। अब हम सर एएनएम को किस तरीके से देखें, किस तरीके से उसको पढ़ें, तब जाके हमारा सिलेक्शन होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आने वाले हैं, उन सभी को अपन यहाँ पे डिस्कस और डिस्कस करने वाले। पहली चीज मैं आपको एक इंश्योर कर देता हूं कि सभी बच्चों के लिए कि जो एएनएम की जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी का इसका जो सिलेबस है, इस सिलेबस को अपन 3 मंथ के अंडर अंडर ही कंप्लीट कर देंगे। मतलब अभी यदि आपने यहाँ से पढ़ना शुरू कर दिया तो आप ये मान के चलें आपका 3 महीने के अंदर अंदर अपन सिलेबस भी कंप्लीट कर देंगे, अपन इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे, इसके अंदर आपके मॉडल पेपर एमसीक्यूज भी होंगे, और जो पीवाईक्यू जिसको अपन बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, कि अभी तक कौन कौन से एएनएम के प्रीवियस ईयर के एग्जाम हुए हैं, उन सभी एग्जाम को भी अपन यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डिस्कस है वो डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी पेपर उन सॉल्व करवाएंगे। सबसे अच्छी और सबसे अपन बात करें यहाँ पे, तो यहाँ जो ये एग्जाम जो पैटर्न है आपने देखा होगा, 2016 का आपका एग्जाम, 2018 का आपका एग्जाम, 2020 का एग्जाम, ठीक है ना। ये जो सारे के सारे जो एग्जाम्स हुए हैं ना, इन एग्जाम की यदि अपन बात करें तो जो पैटर्न पहले वाला था वही पैटर्न सेम इस बार भी आपका रहने वाला है। और जिस तरीके से पहले भी जो आपके क्वेश्चन आते थे, पहले जो आपका सिलेबस रहता था, वह सेम सिलेबस ही इस बार भी रहने वाला है। ठीक है ना। तो अब क्या सिलेबस है, कितने नंबर का जो क्वेश्चन पेपर है वो आएगा, इसके अंदर ओनली एंड ओनली नर्सिंग होगी या इसके अंदर कोई दूसरा पोर्शन भी होगा क्या, तो वो सारी चीजें अपन यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डिस्कस है वो डिस्कस यहाँ पे अपन करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये तो आप सभी को पता है कि सर इसका जो दिसंबर तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आपने इसमें आप क्या करोगे, सारा का सारा फॉर्म भी भर दोगे, जो भी आपको करेक्शन वो करना है। अब यहां से अपन बात करें अपने काम की सर, कि आप तो हमें सिलेबस क्या रहेगा और हम किस तरीके से पढ़ेंगे, तब जाके इसमें यहाँ पे क्या होगा, जो सिलेक्शन है उस सिलेक्शन की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। क्लियर बात है। ये देखिएगा, ये जो आपका सिलेबस है, इस सिलेबस की बात करें, सबसे पहले तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर, ये लिखा सर परीक्षा योजना। और परीक्षा योजना की यदि अपन बात करें तो इसके अंदर सर क्या रहने वाला है, तो देखो यहाँ पे आपने देखा लिखा कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे रहने वाले हैं। यदि मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो ध्यान रखना इसके अंदर क्या लिखा, विषयगत ज्ञान। यहां पे ध्यान रखना जो आपका नर्सिंग है ना,
किसकी बात कर रहे हैं सर? जो नर्सिंग है वो नर्सिंग के ही क्वेश्चन आएंगे। अब आप बोलोगे सर नर्सिंग के क्वेश्चन तो आएंगे, लेकिन नर्सिंग के क्वेश्चन कहां से आएंगे? यदि मैं नर्सिंग के क्वेश्चन कहां से आएंगे बात करूं, तो इसके अंदर ध्यान रखना, जो आपने एएनएम फर्स्ट ईयर के अंदर किसकी बात करें, और उसके बाद ध्यान रखना आपने एएनएम सेकंड ईयर, ठीक बात है, एएनएम एएनएम फर्स्ट ईयर और एएनएम सेकंड ईयर, ठीक है ना, उन दोनों के अंदर आपने इसमें भी 4 सब्जेक्ट पढ़े थे और इसमें 4 सब्जेक्ट पढ़े थे। टोटल आपके 8 सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन आने वाले हैं। क्या आने वाले ध्यान रखना, टोटल जो 8 सब्जेक्ट है ना, उन 8 सब्जेक्ट से क्वेश्चन है वो क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं, ये ध्यान रखना। तो ये जो 4 सब्जेक्ट तो इसमें रह जाएंगे और 4 सब्जेक्ट ही किसमें रह जाएंगे, आपके इसके अंदर रह जाएंगे। क्लियर बात है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन बात करें इसके अंदर तो देखो नर्सिंग के क्या होंगे, आपके दोनों जो पोर्शन है वहां से क्वेश्चन आने वाले हैं। इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि नर्सिंग के जो एएनएम फर्स्ट ईयर और एएनएम जो सेकंड ईयर है ना, उस फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर से आपके क्या होंगे, ये 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा क्वेश्चन की संख्या कितनी होगी, 100। इसका मतलब आपके लिए सबसे बढ़िया और सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या है कि सर हमने जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में पढ़ा है वही आने वाला है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। ये तो और अच्छी बात होगी। दूसरी बात करें, आपने देखा कितने नंबर का होगा, तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि सर 100 नंबर का पेपर है और 100 नंबर का ही ध्यान रखना क्या रहेगा आपका, 100 ही क्वेश्चन। यहाँ पे पर्सन कितने रहने वाले हैं, 100। कितने नंबर का होगा, 100। उसके बाद टाइम कितना मिलेगा ध्यान रखना। तो मैं यहाँ पे आपका कह सकता हूं, इसके अंदर देखिएगा, यहाँ पे अपन बात करें, देखो अपन बात करें सर इस एग्जाम के अंदर, ये हो गया आपका एएनएम का जो मेन एग्जाम है, ये अपन बोलते हैं महिला स्वास्थ्यकर्ता या फीमेल हेल्थ वर्कर का जो एग्जाम है 2024 का है ना, 2024-25 बोल सकता हूं क्योंकि एग्जाम 25 में होंगे। अब यदि अपन बात करें सर इसके अंदर, तो टोटल जो पर्सन की जो संख्या है, वो पर्सन की संख्या कितने रहने वाली है सर, वो रहने वाली है 100 रहने वाली है। ओके सर, क्लियर हो गया। आप बोलोगे सर पर्सन कहां से आएंगे, तो सर 100 के 100 क्वेश्चन आएंगे। ये हो गया एएनएम फर्स्ट ईयर और एएनएम जो आपकी सेकंड ईयर है ना, उससे आएंगे। एएनएम फर्स्ट ईयर और एएनएम सेकंड ईयर से आपके क्वेश्चन आएंगे जो आपके सिलेबस में थे। चलो ये भी क्लियर हो गया। अब आप मेरे से पूछोगे सर मुझे बताओ कितने अंक का पेपर होगा, मतलब कितने नंबर है उस नंबर का पेपर रहेगा। नंबर की यदि मैं बात करूं तो ध्यान रखना 100 मार्क्स का पेपर होगा। कितने नंबर का पेपर होगा ध्यान रखना, ये हो गया 100 नंबर का जो पेपर है वह पेपर इसमें रहने वाला है। तो दोनों चीजें क्लियर हो गई सर, 100 ही तो क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन कहां से आएंगे, एएनएम फर्स्ट ईयर एएनएम सेकंड ईयर से। फिर बोला सर कितने नंबर का, तो सर 100 ही तो क्या रहने वाले हैं, तो 100 क्वेश्चन और 100 नंबर। इजी बात। फिर अपन बात करें सर ये जो 100 क्वेश्चन आप बोल रहे हो आएंगे, 100 ही अपन बोल रहे नंबर है, लेकिन हमें कितना टाइम मिलेगा 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ध्यान रखना आपके पास में ये हो गया सर समय, ठीक है ना, ये अपन ने बात कर दी सर समय या टाइम, और वो आपके पास में रहेगा, ये हो गया आपका 120 मिनट है, वो क्या रहेगा ध्यान रखना 120 मिनट रहने वाला है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 100 क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास में 2 घंटे हैं जी। कितने रहने वाले हैं, 2 घंटे रहने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या क्या होंगे सर, 100 तो क्या होंगे, पर्सन है वो पर्सन होंगे, सारे के सारे नर्सिंग के होंगे, और इनको करने के लिए हमें जो टाइम मिलेगा वो 2 जो घंटे हैं वो हमें टाइम मिलेगा। तो ये भी क्लियर हो गया, 100 क्वेश्चन 100 नंबर और 2 घंटे। अब पहली चीज तो आपके माइंड में क्लियर होगी सर हमें 100 क्वेश्चन है वो 100 क्वेश्चन को देखना है। ओके जी, इसके बाद अपन यहां पे बात करें, इसमें देखा प्रत्येक गलत उत्तर पर अपन बोल रहे हैं उस पर्सन के जो सही पर्सन है उसका 1/4, मतलब 25% जो माइनस मार्किंग है 1/4। अब आप बोलोगे सर 1/4 माइनस मार्किंग का मतलब क्या होता है। जैसे मैं बात कर रहा हूं कि भाई आपने यहाँ पे क्या किया, टोटल 70 क्वेश्चन किए, समझना एक बात को है ना, टोटल आपने 70 क्वेश्चन किए। 70 में से मैं ये कह सकता हूं कि आपके अपन बोल रहे हैं कितने क्वेश्चन गलत हो गए, अपन बोल रहे हैं सर मेरे 70 में से 8 क्वेश्चन है वो क्या हो गए, गलत। क्या हो गए, 8 क्वेश्चन गलत। और सही कितने हो गए, तो आपने बोल दिया सर इसमें बोल सकता हूं 62 मेरे क्या हो गए, ये आपके क्या रहे, सही है, वो सही मैं करके आ गई। ओके, अब अपन बात करेंगे 8 गलत हो गए तो माइनस मार्किंग का कैसे फर्क पड़ेगा। तो जैसे 8 गलत हुए 1/4 माइनस मार्किंग, मतलब
जैसे ही आपके 4 क्वेश्चन गलत होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो एक सही है इसमें से कट जाएगा। और यदि अपन बोल रहे हैं तो 4 का एक गलत हो गया, यहाँ पे आपके कितने बच गए 61। यदि अपन बोल रहे हैं आपके 4 और गलत हो गए तो ध्यान रखना एक और नंबर कट जाए, कितने हो गए 60। तो कुल मिला के बात ये, यदि आपके 70 आपने किए, 8 गलत हो गए, आपके 62 सही है, फिर भी आपके कितने नंबर रहेंगे सर, आपके 60 नंबर आपके आ रहे हैं और सही। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि यदि आपने 4 क्वेश्चन गलत किए, कितने ध्यान रखना, 4 क्वेश्चन यदि आपने गलत किए तो एक जो सही है वो ही क्या हो जाएगा, गलत है वो गलत हो जाएगा। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। तो 1/4 माइनस मार्किंग, कोई ज्यादा माइनस मार्किंग नहीं, ठीक है। ये बात भी आपकी अच्छी होगी। अब ये तो अपन ने देख लिया सर 1/4 माइनस मार्किंग है, जब भी हम करेंगे तो 1/4 माइनस मार्किंग रहेगी, तो उसमें हम पता कर लेंगे कितना होगा। तो 1/4 ज्यादा नहीं, जैसे माना कि मैं कहता हूं आपके जैसे 20 क्वेश्चन गलत होते हैं, जैसे आपने 90 क्वेश्चन करके आगे, एक जनरली अपन बात कर रहे हैं कितने हो गए सर, हम 90% है वो 90% 100 में से करके आगे, और यहाँ पे कितने हो गए सर मेरे 20 क्वेश्चन है वो 20 क्वेश्चन क्या हो गए, गलत हो गए। तो 20 के कितने कटेंगे आपके 4 नंबर। तो यहां पे अपन बोल सकते हैं 70 तो आपके सही है, ठीक है ना, और 70 में से और अपन बोल सकते हैं कितने कट जाएंगे सर, 4 और अपन इसमें से काट लो, 4 काटेंगे तो कितने हो गए ध्यान रखना, तो भी आपके 66 है वो सही रह जाएंगे। ये इस तरीके से माइनस मार्किंग चलेगा। तो 1/4 माइनस मार्किंग मतलब अपन कह सकते हैं सर ये जो 25% माइनस मार्किंग रहेगी, ठीक बात है। ये बात भी क्लियर हो गई। तो यहाँ पे मैंने अभी तक आपको टोटल 4 बात बताई कि कितने नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 100 नंबर का। क्वेश्चन कितने आएंगे, 100 आएंगे। टाइम कितना मिलेगा, 120 मिनट मिलेगा, 2 घंटे मिलेंगे। और लास्ट बात मैंने क्या बोली कि इसमें जो माइनस मार्किंग है वो बिल्कुल रहेगी, और कितनी रहेगी, 1/4 है वो 1/4 पोर्शन रहेगी। ये बात अपन यहाँ पे कर रहे हैं। ये तो अपने किसकी बात कर दी सर, ये जो परीक्षा है वो परीक्षा किस तरीके से वो करवाएंगे, इसकी क्या योजना है उसकी। अब अपन बात करते हैं किसकी, पाठ्यक्रम की, कि भाई पाठ्यक्रम क्या रहेगा। वैसे तो मैंने आपको बोला एएनएम फर्स्ट ईयर और एएनएम जो सेकंड ईयर है वो रहेगा, लेकिन अपन बात करें कि इन्होंने क्या पाठ्यक्रम है वो जारी किया है। यहाँ पे देखो, इधर अपन यहाँ पे बात तो क्या लिखा है, स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व, है ना। इसमें ये पूरा सिलेबस दे रखा है, अपने को इस सिलेबस को क्या करना है, 1 बाय 1 पढ़ना है और समझना है क्या चीजें हैं, किस में से क्या आएगा। अब देखो विषयगत ज्ञान, सबसे पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व। अब आप बोलोगे सर स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व ये क्या होते हैं, स्वास्थ्य निर्धारक तत्व का मतलब क्या समझे हम। बात ये है कि जो अपनी हेल्थ है ना, जो अपने स्वास्थ्य है उसको निर्धारक कौन था है, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी मतलब शारीरिक हेल्थ, मानसिक हेल्थ, आपकी सामाजिक हेल्थ, ये जो आपका स्वास्थ्य है ना वही निर्धारक है, उनको पढ़ना है तो उनको अपन पढ़ेंगे। ये आपका सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग कम्युनिटी के अंदर ये क्या रहेगा आपका आने वाला है। दूसरा अपन बात करें भारतीय स्वास्थ्य, इसमें लिखा ध्यान रखना समस्याओं बाह्य एवं योजनाएं, मतलब अपन बोल सकते हैं कि अपने स्वास्थ्य की क्या क्या प्रॉब्लम है भारत के अंदर। अब अपन बोलेंगे सर भारत के अंदर अपनी स्वास्थ्य की क्या क्या प्रॉब्लम है, तो आपको पता है सर एक तो क्या होगी, पोषण की बीमारी है, एक संक्रामक बीमारियां हैं, एक असंक्रामक बीमारियां हैं, एक अपन बात करें तो सर अपनी जो जनसंख्या वृद्धि है वो बहुत अधिक से हो रही है, ठीक है ना। ये क्या है, यही तो अपनी स्वास्थ्य से संबंधित क्या है, अपनी अपन बोल सकते हैं सर समस्याएं रहेगी, उनको अपन पढ़ेंगे। फिर लिखा ध्यान रखना एससी सब सेंटर, पीएससी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सीएससी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, और जिला अस्पताल का संगठन। आपको बताना है सर सब सेंटर क्या होता है, इसके ऊपर कौन रहता है, इसकी क्या जनसंख्या है। आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर क्या होता है, इसकी क्या जनसंख्या है, किस तरीके से रहेगा। आपकी पीएससी, सीएससी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और स्वास्थ्य केंद्र, इन सभी के बारे में पढ़ना होगा। ये भी कम्युनिटी उसके अंदर आएगा और बहुत इजी और अच्छा रहेगा, इसके भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में स्वास्थ्य संस्थाएं अंतरराष्ट्रीय, जैसे डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूएचओ क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है। यूनिसेफ ये क्या होता है, कब आया, इसमें किस किस की सर्विसेज या सेवाएं दी जाती है उसकी बात करेंगे। ये आपका ध्यान रखना, ये यूनाइटेड नेशन फंड पॉपुलेशन, ये अपन बोल सकते हैं एक्टिविस्ट। उसके बाद में यूएनडीपीए, विश्व बैंक, फूड एग्रीकल्चर, डानिडा, ये जितनी भी आपकी इंटरनेशनल, इसको बोलते हैं
अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसियां। क्या है? अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसियां, इनको भी अपन पढ़ने वाले हैं, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। जितनी भी अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, देखो मैं बताऊं आपको, जो ये स्वास्थ्य संस्था है, जिसको अपन बोलते हैं स्वास्थ्य संस्थाएं, या अंग्रेजी में बोलते हैं हेल्थ एजेंसी, ये हेल्थ एजेंसी 7-8 तो अंतरराष्ट्रीय है, और 7-8 ही क्या है, ध्यान रखना, अपने इंडिया की, उनको पढ़ना है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, अगला, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के कार्य एवं दायित्व। स्वास्थ्य कार्यकर्ता, एएनएम क्या काम करती है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर क्या काम करता है, डॉक्टर क्या काम करता है, एलएचवी क्या काम करता है, पब्लिक हेल्थ नर्स क्या काम करती है, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स क्या काम करती है, वो सारी की सारी चीजें आपकी किसके अंदर आएगी, इसके अंदर है। ठीक है। अगला, एएनएम के लिए आचार संहिता, मतलब अपन बात यहाँ पे कर रहे हैं कि भाई एएनएम है ना, वो एएनएम क्या है, उसका क्या काम है, एएनएम कहाँ पे बैठती है, सारी चीजें अपने को यहाँ पे पढ़नी, ये भी अपन पढ़ेंगे। तो ये भी बहुत इजी, अच्छा और सिंपल रहने वाला है। अगला, समुदाय के लोगों का सलाह देने में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की क्या भूमिका है। जैसे स्वास्थ्य कार्यकर्ता, भले आप एएनएम हो, वहां पे पब्लिक हेल्थ नर्स हो, सामुदायिक जो नर्स हो, उनका क्या रोल है, उनकी क्या भूमिका है, वो किस तरीके से एक समुदाय को स्वास्थ्य सेवाएं दे सकते हैं, है ना। तो वो अपन यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट वन, स्वास्थ्य के लिए पोषण की आवश्यकता, पोषण एवं बीमारियों की आपसी संबंध। अपन बोल रहे हैं कि जैसे मैं स्वस्थ हूं, मेरे को स्वस्थ रहने के लिए कितना पोषण चाहिए। ठीक है। अगला अपन ने बोला सर पोषण की कितनी आवश्यकता है, फिर लिखा कि पोषण जो है ना, पोषण को आपकी, पोषण से कौन कौन सी बीमारी, यदि मेरे शरीर में प्रोटीन की कमी होती है तो मेरे अंदर क्या होगा, मेरे शरीर में कार्बोहाइड्रेट या एनर्जी की कमी होती है तो मेरे शरीर में क्या होगा, सारी चीजें आपकी इसके अंदर आएगी, और यहां पे अपन पढ़ने वाले हैं जी। ठीक बात है। अगला, खाद्य पदार्थों का पोषण आधारित वर्गीकरण। आपको खाने योग्य, मतलब खाद्य पदार्थ मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इनका आपको क्या बनाना है, पूरा एक वर्गीकरण बताना है। तो अपन वर्गीकरण कर देंगे सर कि भाई 5 होते हैं, एक का नाम होता है कार्बोहाइड्रेट, एक का नाम होता है प्रोटीन, एक का नाम होता है फैट या वसा, एक का नाम होता है विटामिन, और एक का नाम होता है खनिज लवण या उसको मिनरल बोलते हैं। कर देंगे अपने, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से भी आपके अच्छे क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद लिखा है विभिन्न आयु वर्ग के लिए संतुलित आहार। आप बोलोगे बच्चे के लिए क्या संतुलित आहार है। उसके बाद में जो अपन बोल सकते हैं किशोर किशोरिकाएं, ठीक है ना, जिसको अडल्ट्स बोलते हैं, उनके लिए क्या आहार रहेगा, एक अडल्ट व्यक्ति के लिए क्या आहार रहेगा, एक प्रेग्नेंट महिला उसके लिए क्या आहार रहेगा। ठीक है। अब बोल सकते हैं कि एक जो धात्री महिला है जो अपने बच्चे को दूध पिला रही है उसके लिए क्या रहेगा, एक जो अपन बोल सकते हैं कि बुढ़ा आदमी है जिसको अपन बोल सकते हैं सर एल्डर है, बुजुर्ग है, उसके लिए क्या डाइट होनी चाहिए, सारी चीजें आएगी यहां से। अगला देखो भाई नेक्स्ट वन, अपन बात करें और इसके अंदर क्या क्या रहने वाला है, यहां पे देखो, और अपन बात करें तो इसके साथ साथ में और क्या चीज आएगी, यहां पे लिखा हुआ है कि विटामिन व खनिज लवण की कमी होने से होने वाले रोग एवं महिलाओं में पोषण जनित रक्तता। देखो यहाँ पे विटामिन, और ये बोल रहे हैं विटामिन और जो खनिज लवण उनकी कमी होगी ना तो क्या क्या रोग होगा। अब मैं आपको बता देता हूं, आपको पता ही है कि सर विटामिन ए है ना, उसकी कमी होने की वजह से हमें पता है रतौंधी होती है, या आंखों की रोशनी चली जाती है, या सर ब्लाइंडनेस होता है। आपने बोल दिया सर सही बात है। फिर मैं बोल रहा हूं विटामिन डी की कमी की वजह से अपनी हड्डियां और दांत कमजोर होते हैं। आप बोलोगे सही बात है सर। ठीक है। फिर मैं बोलूंगा अपन बात करें नेक्स्ट वन, प्रोटीन की कमी से क्या होगा, अपनी जो मांस है, मांसपेशियों की जो है वो मांसपेशियां कम होगी। सही बात है सर। कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी तो क्या होगा, अपन बोल सकते हैं उसकी वजह से कि जो शरीर में एनर्जी है वो नहीं रहेगी। ठीक बात है। फिर आप बोलोगे सर जो विटामिन है, विटामिन में अपन बात करें, विटामिन जैसे अपन बोल रहे हैं के, विटामिन के की कमी हुई तो क्या होगा। आपने देखा होगा विटामिन 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं वसा जनित विटामिन जिसको बोलते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन, दूसरे जो होते हैं उसका नाम है वाटर सोल्यूबल विटामिन जिसको बोलते हैं पानी जनित विटामिन। तो वो वाटर सोल्यूबल है, वो वाटर सोल्यूबल होता है। तो ये अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपका क्या रहेगा, तो ये सारे जितनी भी है ना, मैं सारी की सारी चीजें बताएंगे।
एनीमिया क्या होता है, किसकी वजह से एनीमिया होता है, सब चीजें अपन ये जो ऐसे जो दे रखा है ना, इस पूरे सिलेबस को एक एक पॉइंट अपन पढ़ने वाले हैं। और मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि यहां से बाहर आपके एक भी क्वेश्चन नहीं जाएंगे, 100 के 100 नर्सिंग के आएंगे, 50 क्वेश्चन आपके कम्युनिटी की समथिंग आएंगे, जो आपका समुदाय है आपके 20 से क्वेश्चन किससे आएंगे, अपन बोल सकते हैं सर ओबीजी या गायनेक से आएंगे, और 10 क्वेश्चन जो आपका हेल्थ है उससे आएंगे, दूसरे क्वेश्चन 10-20 करके टोटल पूरा पेपर होगा, ये ध्यान रखना। अगला अपन बात करें 5 वर्ष तक बच्चों का पोषण। 5 वर्ष तक के बच्चों का पोषण पढ़ेंगे। पोषण में एएनएम, एमपीडब्ल्यू, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की भूमिका क्या है। अब इन्होंने बोला कि पहली बात तो मुझे बताओ 5 साल का जो बच्चा है उसका पोषण क्या है, आपने बोला सर ये बता दी। दूसरा बोलेगा कि एएनएम की क्या भूमिका है, भाई पोषण जो है उस पोषण में एएनएम की क्या भूमिका रहेगी वो पता करनी है। एक जो एलएचवी होती है उसकी क्या भूमिका है उसका पता करना है। एक आंगनवाड़ी वर्कर है, अब आप बोलो सर एएनएम क्या करेगी, उसके लिए डाइट प्लान बनाएगी। आंगनवाड़ी वर्कर क्या करेगी, उसको डाइट देगी, उसको पकड़ के लाएगी, बहुत सारी जिम्मेदारियां अपन पढ़ेंगे। उसके बाद में मानव शरीर की संरचना व प्रणाली, उनके कार्य। अब यहां तक जो थे ना वो सबसे पहले किसके थे, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग के। फिर किसके आगे ध्यान रखना, वो आगे न्यूट्रिशन के। अब यहां से क्या आ गई, मानव शरीर की संरचना एवं प्रणाली, उनके कार्य। मानव शरीर की मतलब पूरी एनाटॉमी। अपन बोल रहे हैं कि आंख की संरचना क्या है, आंख के काम क्या है। हार्ट की संरचना कैसी है, हार्ट के क्या काम है। उसके बाद अपन बात करें, उसके बाद अपन यहां पे बात करें कि जो अपना लंग्स है, फेफड़े, उन फेफड़ों की यदि मैं बात करूं तो फेफड़ों की संरचना कैसी है, फेफड़ों का क्या काम है। ठीक बात है। यदि अपन बात करें अपनी पेट की संरचना कैसी है और पेट का क्या काम है, तो ये जो सारी चीजें हैं वो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं जी, पढ़ है वो पढ़ सकते हैं। और इसके अंदर अपन पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, पूरे शरीर की संरचना के बारे में पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, इसको समझने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग, और यहां से भी आपके क्वेश्चन अच्छे से आएंगे। अगला लिखा शरीर की स्वच्छता। शरीर की स्वच्छता का मतलब क्या हो गया ध्यान रखना, अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं हाइजीन की। किसकी बात कर रहे हैं कि जो अपनी हाइजीन है उस हाइजीन की बात करें तो शरीर की स्वच्छता कैसे बनाए रख सकते हैं, तो वो सारी बातें अपन पढ़ेंगे। मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा क्या है, कि एक स्वस्थ व्यक्ति कौन होता है, एक अस्वस्थ व्यक्ति कौन होता है, एक स्वस्थ व्यक्ति के क्या लक्षण हैं, एक अस्वस्थ व्यक्ति के क्या लक्षण हैं। ठीक है। फिर अपन देखेंगे कि भाई कौन कौन व्यक्ति अस्वस्थ रहेगा, कौन कौन व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, सारी बातें अपन यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद देखो अगला, संक्रामक रोगों के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु सामान्य उपाय। अब मैं बोल रहा हूं कि भाई आपके एक समुदाय है, उस समुदाय में संक्रामक रोग, संक्रामक मतलब ऐसे रोग, संक्रामक मतलब हम बोल सकते हैं सर ऐसे रोग जो क्या कर सकते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे में फैलते हैं। तो ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं उनको आप किस तरीके से रोकोगे, तो अपन बोलेंगे सर उसमें हम जो जिस जिस से फैलते हैं उसको रोकेंगे, फैलने के तरीके रोकेंगे, सारी बातें इसमें पढ़ेंगे अपन। फिर देखो संक्रामक रोग कौन कौन से हैं, उनके लक्षण क्या है, उनका बचाव क्या है, उनका उपचार क्या है। ठीक है। डिप्थीरिया, ये सारे संक्रामक रोग दे रखे हैं इन्होंने, ये कम से कम आपके 10-12 रोग है जिसमें कौन कौन से रोग दे रखे हैं। देखो भाई इसकी यदि आप बात करोगे सर, संक्रामक रोगों की यदि हम बात करें तो इसके अंदर क्या होगा सर, ये देखो इसके अंदर ये हो गया डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटेनस, पोलियो, खचरा, तपेदिक जिसको टीबी बोलते हैं, फिर हो गया चिकन पॉक्स, ये हो गया गलसुआ जिसको अपन बोलते हैं मम्स, फिर ये हो गया रुबेला, फिर हो गया आंत्र ज्वर मतलब टाइफाइड हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, रेबीज हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, फाइलेरिया हो गया, काला आजार हो गया, ट्रेकोमा हो गया, नेत्र श्लेष्मा होगी जिसको अपन बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस। ये जितनी भी आपकी एचआईवी रहेगा ना उन सभी को अपन पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, बहुत अच्छा रहने वाला। ठीक है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट वन, समुदाय में बीमारों की देखभाल, जैसे अपन बोल रहे हैं इतिहास लेना, उनसे हिस्ट्री लेना। फिर उसके बाद में शारीरिक परीक्षण करना और महत्वपूर्ण लक्षण, कि शारीरिक परीक्षण करना, देखना शरीर में क्या क्या चीजें हैं वो सारी। फिर नेक्स्ट वन अपन बात कर रहे हैं कि महत्वपूर्ण तापमान, नाड़ी श्वसन, आपने देखा होगा टीपीआर जिसको अपन बोलते हैं वाइटल साइन,
जिसको अपन बोलते हैं जैविक लक्षण ऑफ बॉडी। जैविक लक्षण का मतलब कि आप जिंदा हो, मैं जिंदा हूं, ठीक है ना। इसका प्रतीत कब होगा? जब आपके जो जैविक लक्षण है ना, वो जैविक लक्षण अपने को दिखेंगे। तो जैविक लक्षण में कौन है? तापमान। आपके शरीर का तापमान ठंडा हो गया ना, तो मतलब आपकी टिकट कट गई, आप ऊपर हो, ये ध्यान रखना। इसका मतलब तापमान है। दूसरा आपकी हृदय गति, ठीक है, आपकी पल्स रेट, ठीक है, उसके बाद में श्वसन दर, उसके बाद में आपने देखा होगा इसमें कि अपन बात करें ये तापमान, नाड़ी, श्वसन दर, ये सारी जो चीजें हैं वो इसके अंदर रहने वाली है, ठीक है जी। उसके बाद देखो नेक्स्ट, स्वास्थ्य के आयुष की भूमिका एवं घरेलू उपचार। स्वास्थ्य में आयुष, आपने देखा होगा आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, ऐसी परंपरा थी। उन परंपराएं का क्या प्रभाव रहेगा? फिर ध्यान रखना दवाओं का वर्गीकरण, कौन कौन सी दवाएं, भाई आपने देखा होगा किट ए में कौन सी दवा है, किट बी में कौन सी दवा है, किट सी में कौन सी दवा है, उन दवाओं का वर्गीकरण कैसे रहेगा और उनका वर्गीकरण क्या होता है, उसकी अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये सभी चीजें अपन ने यहाँ पे बोल दी। फिर ध्यान रखना प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता। बताओ किन किन लोगों को प्राथमिक चिकित्सा, जो अपन बोलते हैं ना फर्स्ट एड केयर, या जो प्राथमिक स्वास्थ्य है, उनकी आवश्यकता रहेगी। तो वो अपन यहाँ पे बात करने वाले। सामान्य चोटें एवं बीमारियां, कि नॉर्मली किसी को चोट लगी तो क्या करोगे? किसी को नॉर्मल सर्दी जुकाम, पेट दर्द होना, उल्टी होना, दस्त लगना, तो आप उन सामान्य बीमारियों का किस तरीके से इलाज करोगे, तो उसकी भी अपन यहाँ पे बात करेंगे। उसके बाद देखो कट लगना, कहीं कट लग गया, कहीं घाव घाव होना, इस प्रकार के सिद्धांतों को प्राथमिक चिकित्सा देखभाल क्या रहेगा। यदि आपके क्या लग जाता है? कट लग जाता है। यदि आपके क्या हो जाता है? घाव है, वो घाव हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है जी? किस तरीके से आपको यहाँ पे देखना है? तो उनको घाव का उपचार करोगे, श्रम पट्टी वट्टी करेंगे, तो वो सारी चीजें यहाँ पे समझाएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट वन, शिशुओं एवं बच्चों की वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। क्या लेगा? शिशु एवं बच्चों। शिशु मतलब 1 साल तक का बच्चा, बच्चे मतलब 5 साल, 10 साल, 18 साल तक के बच्चे, और मेनली जो अपन बोल सकते हैं 5 साल तक के बच्चों को बच्चे बोलते हैं, फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं। यहां पे अपन बात करें तो उनके क्या क्या ऐसे घटक है जो उन बच्चों के विकास को रोक सकते हैं। अब मैं बोलूंगा बच्चा अधूरा जन्मा, मतलब बच्चा प्रीटर्म है, बच्चा समय से पहले पैदा हो गया, ये भी ध्यान रखना विकास का है। बच्चे की माँ को बीमारी थी एनीमिया, तो भी बच्चा प्रभावित होगा। बच्चे को जन्मते ही कोई बीमारी हो गई तो प्रभावित होगा। बच्चा जब पैदा हुआ था किसी बीमारी को लेके पैदा हुआ तो हो सकता है। बच्चे के अंदर जन्मजात किसी प्रकार की कोई विकृति है तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, ये अपन बोल सकते हैं सर ये इसमें आपकी इस प्रकार की जो समस्या है वो रहेगी, तो ये हो गया। इसके अलावा देखिएगा नेक्स्ट वन अगला, अगर इसके आगे क्या क्या होगा यहां पे देखो भाई, और इसमें क्या क्या चीजें रहेगी, ये इस तरीके से देखिएगा। यहां देखो नेक्स्ट अगला क्या लिखा, बच्चों को, अगला लिखा बच्चों का शारीरिक मनोविज्ञान एवं सामाजिक विकास। बच्चों का एक शारीरिक मनोविज्ञान, बच्चों का किस तरीके से माइंड, कैसे बच्चे रहते हैं, और बच्चों का सामाजिक रहन सहन क्या होता है वो। दुर्घटनाओं के कारण एवं ध्यान रखना जो बच्चों में होने वाली दुर्घटनाएं, दुर्घटनाओं के कारण क्या है, दुर्घटनाओं किस तरीके से सावधानियां बरतनी है, कैसे आप क्या कर सकते हो, रोक सकते हो, सारी चीजें। उसके बाद विशेष स्तनपान। स्तनपान का मतलब समझते हो, माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ये हो गया सर ब्रेस्ट फीडिंग या स्तनपान है, उस स्तनपान की बात कर रहे हैं जी। और इसके अंदर अपन बोल रहे हैं सर ये स्तनपान वाली चीज है। उसके बाद में विद्यालय, इसमें अध्ययन, विद्यालय स्वास्थ्य। विद्यालय स्वास्थ्य का मतलब कि जब स्कूल हेल्थ, बच्चा स्कूल में जाता है उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है, तो उद्देश्य, समस्याएं और कार्यक्रम, और क्या लेकर ध्यान रखना, विद्यमान वातावरण। अपन बोल रहे हैं कि जब बच्चा स्कूल में जाता है तो बच्चे के स्कूल में जाने के, स्कूल हेल्थ का क्या उद्देश्य है, उसके बाद क्या क्या समस्याएं आती बच्चे को हेल्थ से रिलेटेड स्कूल के अंदर, स्कूल हेल्थ को बढ़ाने के लिए क्या क्या कार्यक्रम है, जैसे आरबीएस के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम क्या रहेंगे, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये सारी जो है वो अपन पढ़ने वाले हैं। अगला किशोरों को लिए क्या लेकर ध्यान रखना, यौन शिक्षा। आपने देखा होगा किशोर मतलब अडोलसेंट, अडोलसेंट मतलब जो बच्चे बच्चियां
12 से लेके 18-20 साल की होती है, उनको यौन संबंधित, जो अपन बोलते हैं यौन जो संबंधित, जो अपन बोल सकते हैं किस तरीके से, क्योंकि सबसे अधिक जो बच्चे हैं वो बिगड़ते इसी एज में, तो उनको यौन संबंधित कि यौन शोषण क्या होता है, यौन संबंधित किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, तो वो सारी चीजें। फिर मासिक चक्र एवं उनके दौरान स्वच्छता, बच्चियों को सिखाएंगे कि मासिक चक्र क्या होता है और मासिक चक्र में कितनी साफ सफाई और स्वच्छता रखना जरूरी है, तो वो अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। किशोरावस्था में गर्भधारण एवं गर्भपात संभावित जानकारी, किशोरावस्था में गर्भधारण, आपने देखा होगा कई की जो बच्चियां होती है उनको पता नहीं होता है या उनकी शादी जल्दी हो जाती है, तो किशोरावस्था मतलब 15 साल के बाद में भी उनके बच्चा है वो पेट में हो जाता है, तो उनकी बताना कि वो गर्भधारण क्यों होता है, किन किन में होता है और उनका गर्भपात कैसे करवाना है, इसके बारे में पूरा समझना, ठीक है जी। और उसके बाद में भ्रूण व नाल, भ्रूण का मतलब माँ की पेट में जब बच्चा होता है उसको भ्रूण बोलते हैं, और नाल का मतलब बच्चे की जो नाल लगी होती है ना, अम्लाइकल कोड प्लेसेंटा, उसकी बात करें। सामान्य गर्भावस्था, गर्भधारण के चिन्ह लक्षण, कि सामान्य गर्भावस्था क्या है, जब कोई महिला गर्भवती है तो उससे उसके क्या क्या लक्षण है उसकी अपन बात करेंगे। सामान्य प्रसव के दौरान देखभाल, सामान्य प्रसव उसके दौरान देखभाल आपको करना है, नवजात की देखभाल है वो नवजात की देखभाल करना है, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये हो गया सर नवजात है उस नवजात की देखभाल हो गया। उसके बाद गर्भावस्था की असामान्यता, की मतलब आपको हाई रिस्क प्रेगनेंसी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी मतलब कौन सी गर्भावस्था हाई रिस्क है जिसमें माँ और बच्चे दोनों को खतरा है, आप बोलो सर ऐसी कौन सी है, तो मैं बताऊंगा, यदि महिला की उम्र 35 साल से ऊपर है, महिला को किसी प्रकार की कोई गंभीर बीमारी है, महिला को कोई कैंसर है, महिला को डायबिटीज है, महिला को रक्तचाप या बीपी की बीमारी है, तो ये सारी किस में आएगी, हाई रिस्क में आएगी। हाई रिस्क में कौन कौन सी महिलाएं आती है, सारी बातें अपन करेंगे। और उसके बाद ध्यान रखना, ये हो गया गर्भपान, उसके बाद में गर्भ प्रकार की जो भी जितने भी गर्भ जो गर्भपान होता है, ठीक है ना, उसकी अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो ये कितने पॉइंट दे रखे हैं, ये आपके सिलेबस में टोटल कितने 38 मतलब 38 जो आपके पॉइंट है वो दे रखे हैं, और इन्हीं को ही पढ़ना है, इन्हीं में से आपके 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये जो आपके 38 पॉइंट है, हम आपके यहाँ से 1 से लगाकर 38 पॉइंट को कंप्लीट करने वाले हैं। इनकी थ्योरी और इनके साथ साथ में इनके अंदर क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन बताएंगे। अब आप मुझे ये बताओ, जब अपन जो आपके सिलेबस में आपने जो एग्जाम करवाएगा उसने आपको कह दिया कि सर ये 38 टॉपिक है, आप इन 38 टॉपिक को पढ़ के आओ और फिर पेपर दो। अब मैं कह रहा हूं कि हम 38 के 38 आपके टॉपिक है वो पढ़ाएंगे, और 38 के 38 जितने भी टॉपिक है उनके हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा आपको इसके साथ साथ में क्या करेंगे, हम अपन बोल रहे हैं सर मॉडल पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। यदि हम इतनी सारी चीजें कर देंगे तो फिर मुझे ये बताना क्वेश्चन कहां से आएगा। अब आप जाहिर सी बात बोलोगे सर क्वेश्चन तो यहीं से आएगा जो आप बोल रहे हो, तो ध्यान रखना, ये जो अपन बोल रहे हैं कि सर क्वेश्चन यहीं से आएगा, तो बिल्कुल यहीं से ही आएगा, ठीक है। पुराने पेपर भी आप देख लेना, पुराने पेपर भी आपको बताएंगे, और इसके साथ साथ में आपको ये टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ाएंगे। कोई आपका इस सिलेबस को पूरा लेंगे, जैसे माना कि किसी एक टीचर ने 7 से 8 टॉपिक पढ़ा दिए, फिर दूसरे टीचर ने 7 से 8 टॉपिक पढ़ाए, फिर तीसरे टॉपिक जो टीचर उसने 7 से 8, आपके बिल्कुल ऐसे टॉपिक से ही पढ़ाएंगे, जो आपका सिलेबस में टॉपिक है ना उस टॉपिक से पढ़ाएंगे। अब आप बोलोगे सर टॉपिक पढ़ाने से क्या होगा, टॉपिक पढ़ाने से कोई पॉइंट अपन बोल सकते पीछे छूटेगा नहीं, और पीछे नहीं छूटेगा इसका मतलब क्या हुआ, सर पूरा सिलेबस कवर हो गया। पूरा सिलेबस कवर हो गया तो सर हम पढ़ के जाएंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो अपन चाहते क्या है, सिलेक्शन लेना। तो आपका और हमारा दोनों का पर्पस क्या है, आपका पर्पस सिलेक्शन लेना और हमारा पर्पस क्या है, सिलेक्शन दिलाना। तो इसका मतलब क्या होगा, ध्यान रखना। अब मैं आपको मोटे मोटे तौर पे मैंने सारी चीजें, सारे पॉइंट है उन पॉइंट को मैंने यहाँ पे बता दिया। अपन ने यहाँ पे सर टोटल कितने पॉइंट पढ़े हैं, तो अपन बोल सकते हैं सर इसमें हमने टोटल जो पॉइंट है ये सर पहले इसमें जो डिस्कस है वो डिस्कस यहाँ पे हमने किए हैं। ये देखिएगा सर, इसमें हमने
पहले देखो ये आपके कितने, 1 से लगाकर 1 2 3 4 5 6 जितने पॉइंट्स थे यहाँ से लगाकर 20-25 पॉइंट यहाँ पे देखे थे। और उसके बाद में सर ये हमने इसके बाद में ये देखे हैं 26 से लगाकर टोटल आपके ये सेम पॉइंट इंग्लिश में लिखे हुए हैं। कोई इंग्लिश मीडियम पढ़ गया है तो ध्यान रखना उसके लिए सेम टू सेम पॉइंट है वो इंग्लिश में रहने वाले हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप बोलोगे सर पेपर कैसे आएगा और आप हमें किस तरीके से पढ़ाओगे, ठीक है ना। पेपर की अपन बात करें, हम आपको दोनों लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, हिंदी में भी पढ़ाएंगे और अंग्रेजी में पढ़ाएंगे। आप बोलोगे सर हमें क्या फायदा हुआ, यदि अपन दोनों लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो उसकी वजह से अपन ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अपन ये कह सकते हैं सर कि भाई कोई आपको हिंदी में शब्द समझ नहीं आएगा तो आप अंग्रेजी में समझ लोगे, अंग्रेजी में आपको शब्द समझ नहीं आएगा तो आप हिंदी में देख लोगे। तो ये इस प्रकार का जो सिलेबस है उस सिलेबस को अपन यहाँ पे डिस्कस है वो डिस्कस अपन ने कर दिया। टोटल आज से याद रख लेना सिलेक्शन के लिए कितने टॉपिक पढ़ने हैं भाई, तो आप बोलोगे सर सिलेक्शन के लिए हमें टोटल जो टॉपिक है वो टॉपिक पढ़ने हैं, वो पढ़ने कितने 38 जो टॉपिक है उसको अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और 38 टॉपिक अपने जैसे ही कंप्लीट हो गए आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हर एक टॉपिक को पढ़ाएंगे, हर एक टॉपिक के क्वेश्चन करवाएंगे, हर एक टॉपिक से रिलेटेड या 2-4 टॉपिक का साथ में टेस्ट होगा, ठीक है। और मिल कंप्लीट प्रिपरेशन है वो आपकी यहाँ पे करवाई जाएगी। तो बिल्कुल ये था आज की अपन इस वीडियो में डिस्कस किया था क्या सिलेबस रहने वाला है। अब आगे आपका ये जो सिलेबस जो मैंने बात करी है इसको अलग अलग जो फैकल्टीज जो एक्सपर्ट फैकल्टीज है उसके द्वारा डील किया जाएगा, ठीक है। और उसी के द्वारा ध्यान रखना क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा अलग अलग टॉपिक, अलग अलग एमसीक्यूज, और सारे जो फैकल्टीज रहेंगे एक्सपर्ट फैकल्टीज रहने वाले हैं जिन्होंने इससे पहले भी बहुत सारे कंपटीशन में पढ़ाया है और सिलेक्शन करवाया है, ठीक है। तो बिल्कुल आप निश्चिंत होके इस कोर्स को आप इसमें ज्वाइन हो और अच्छी तरीके से ज्वाइन होने के बाद आपकी प्रिपरेशन करो और जल्दी से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता या एएनएम, मैं कहता हूं सब सेंटर की जो बॉस होती है ना उसका नाम है एएनएम, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। एएनएम सबसे बड़ी बॉस होती है। एएनएम कहीं कहीं तो ध्यान रखना डॉक्टरों को भी हिला देती है भैया। एएनएम बहुत बड़ी अप्रोच वाली होती है, पावरफुल। आपने देखा होगा एक जनरल एक वार्ड में जो एएनएम होती है, डिलीवरी आप कहीं गए होंगे, डिलीवरी लेबर रूम में आपने कहीं देखा होगा, और जो एएनएम होती है ना वो एएनएम आपने देखा होगा कि सबसे खतरनाक जो होती है ना, सबको जो डर लगता है ना वो किससे लगता है, एएनएम से ही लगता है ना। जितना डर डॉक्टर से नहीं लगता है उतना डर किससे लगता है, एएनएम। तो आप डर वाली एएनएम बनना चाहते हो, डराने वाली एएनएम बनना चाहते हो तो बिल्कुल जल्दी से इस कोर्स को आप परचेज करो, इसमें आओ, पढ़ो, और आपका जो सिलेक्शन है उस सिलेक्शन को क्या करिएगा, जल्दी है वो जल्दी आप सिक्योर है वो सिक्योर करिएगा। तो अब नेक्स्ट है जो नेक्स्ट अपन ने सिलेबस तो डिस्कस कर लिया है, अपनी जो नेक्स्ट मुलाकात होगी इसके अंदर जो 1 बाय 1 सिलेबस के पॉइंट है उसको अपन क्या करने वाले हैं जी, डिस्कस है वो डिस्कस करने वाले हैं। और ये वीडियो की जानकारी आप अपने जो दोस्त जो भी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता बननी चाहती है उसको भी बता सकते हो कि इस तरीके से पढ़ा जा सकता है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन, ऑल माय लविंग डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।